ओके, तो हम लोग जो अभी चैप्टर शुरू करें उसका नाम है एक्रूअल एंड प्री पेमेंट। ठीक है, अब देखें, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलतियां भी करते हैं इस टॉपिक में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इंशाल्लाह ताला गलती नहीं होगी। और ये है कि अगर आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, दो तीन चार चीज़ें जो समझने वाली हैं वो अगर आपने समझ ली तो, और इसका बेसिक मेन मैसेज आपने समझ लिया, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, बेसिकली होता ही है कि हमारे पास जो एक्रूअल है और प्री पेमेंट है, दो डिफरेंट नाम है। सही है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा बहुत एक्रूअल के लिए। एक्रूअल जो वर्ड है वो किधर से आया है, मैं अगर इसकी तशरीह यहाँ पे लिखूँ तो ये वर्ड जो है वो है एरियर से। ठीक है, एक्रूअल का वर्ड है एरियर से। एरियर्स आपको पता है, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, इवन बिल्स में भी आजकल बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वहाँ पे अक्सर लिखा होता है एरियर्स। ठीक है, तो अगर इसका बिल्कुल आसान लफ्ज़ देखा जाए उर्दू के अंदर, उसको हम कहते हैं डिलेड। एनीथिंग विच इज़ डिलेड। सही है, किसी भी चीज़ में देरी करना उसको हम एक्रूअल कहते हैं। ठीक है, अब एक्रूअल की भी दो टाइप्स हैं, प्री पेमेंट की भी दो टाइप्स हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने लगे। सही है, अब एक्रूअल अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर सिर्फ इस वर्ड को देखा जाए एक्रूअल को, सही है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए लाइबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली ये इसी तरह समझा जाता है कि कोई एक्सपेंस है वो हम डिले करी जा रहे हैं बिला वजह। सही है, तो हमारी लाइबिलिटी होगी ना। गैस का बिल है, हमने 3 दिन से पे नहीं किया, 3 महीने से पे नहीं किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो चौथे महीने का बिल आएगा वो फोर्थ मंथ का भी होगा, और पिछले 3 का जो आपने मिस किया उसका भी होगा, वो भी लाइबिलिटी पूरी करेगा। सही है, तो एक्रूवल का ये बेसिक मतलब है, तीन इसके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। अब जरा मैं आता हूँ प्री पेमेंट के ऊपर। प्री पेमेंट आपको पता ही है क्या चीज़ होती है, कोई भी ऐसी पेमेंट जो हम पहले कर चुके हों। ठीक है, बेनिफिट लेने से पहले कर चुके हों। तो प्री पेमेंट एक तो आपने याद रखना है, नॉर्मली जो है वो एक एसेट ट्रीट होगा। ठीक है, और प्री पेमेंट आपको पता है होता है कि एनीथिंग, एनीथिंग पेड इन एडवांस। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने एडवांस के अंदर पे कर दी हो। आजकल हॉस्टल्स में इस तरह काफ़ी होता है, इवन फास्ट फूड चेन्स आप देख लें, वहाँ पे आप पहले पेमेंट करते हैं, फिर आपको जो खाना वगैरह जो भी है वो रिसीव होता है। ठीक है, तो एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का बेसिक हमारे पास ये मतलब है। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? फिर ये प्री पेमेंट एसेट कैसे हुआ? देखें, बेसिकली प्री पेमेंट की जो डबल एंट्री होती है ना, मैं इन दोनों की डबल एंट्री भी यहाँ पे लिख देता हूँ। प्री पेमेंट की हमारे पास डबल एंट्री होती है, क्रेडिट एक्सपेंस, और डेबिट होता है एसेट। क्योंकि यहाँ पे एक एसेट क्रिएट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक टीवी सब्सक्रिप्शन बाय की, कुछ भी बाय किया, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी, किसी स्पेसिफिक चीज़ की मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, कुछ भी आपने बाय किया, कोई सब्सक्रिप्शन बाय की, किसी भी चीज़ की पेमेंट आप पहले कर रहे हैं। तो ज़्यादातर ये जो सब्सक्रिप्शन होती हैं, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें, इनकी पेमेंट पहले होती है। ठीक है, बेनिफिट लेने से पहले। ठीक है, तो होता ये है कि अब आपने फॉर एग्जांपल एक पूरा महीना गुजारना है, ये टाइमलाइन है पूरा महीना, तो पेमेंट तो आपने यहाँ पे कर दी शुरू में। सही है, अब पेमेंट क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया है, बेनिफिट्स आपको नहीं मिले, पेमेंट आपने कर दी बट आपको कोई बेनिफिट अभी नहीं मिला। बेनिफिट कब मिलेगा? ओवर दिस 30 डेज पीरियड टाइम। ठीक है, ओवर दिस 30 डेज पीरियड, और फिर जाके यहाँ पे आपका ये पीरियड खत्म होएगा। तो एक पॉइंट इन टाइम में आपने पेमेंट किया है, जिसका बेनिफिट आपको स्लोली पूरे 30 दिन में मिलेगा। तो इसीलिए हमारा एसेट होता है, क्योंकि इसका जो एक तरह से ऑब्लिगेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है, एक ही मिनट में, एक ही घंटे में नहीं पूरी हो रही, 30 दिन में जाके हो रही है। दैट्स वाई एक एसेट है। ठीक है, एक एसेट क्रिएट होता है इसका। ठीक है जी, सही है, तो इसको ट्रीट हमने ठीक है क्या सर, करना क्लियर है, है। एज एसेट। सही है, अब इसकी मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, जो कि चार चीज़ें जो इसकी ये तो इसकी जनरल डिस्कशन थी, अब इसकी चार मेन चीज़ों पे आता हूँ मैं। अब एक्रूवल की भी जैसे मैंने आपको बताया, दो चीज़ें। एक सेकेंड, सबसे पहली चीज़ है जी एक्रूड एक्सपेंस, उसके बाद हमारे पास एक्रूड इनकम। दोनों के जो है एक्सपेंस भी हैं, इनकम भी है। ठीक है, तो एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। फिर है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस, और फोर्थ नंबर पे प्रीपेड इनकम। ठीक है जी, ये चार चीज़ें हमारे पास जो हमने डिटेल में समझनी है, और यही मेन चैप्टर का फोकस है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं जी एक्रूड एक्सपेंस को। एक्रूड, अगेन याद करें, एक्रूड वर्ड का क्या मतलब है? एनीथिंग विच इज़ डिलेड, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिले हो रही हो। सही है,
अब ऐसा कोई एक्सपेंस जो हम डिले कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माइंड में उसका ये मकसद बनता है कि वो लाइबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हम डिले किए जा रहे हैं, पे नहीं कर रहे, बेनिफिट ले रहे हैं हम लेकिन पे नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी होगी ना। तो इसको आपने क्या ट्रीट करना है? एज ए लाइबिलिटी। ठीक है। और इसकी मैं ब्रीफ सी डेफिनेशन भी चारों की यहाँ पे लिखूंगा। इसकी मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, बेनिफिट्स कंज्यूम्ड बट पेमेंट नॉट मेड। हम लोग बेनिफिट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं लेकिन पेमेंट हम लोग अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। तो ये है एक्रूड एक्सपेंस, वेरी सिंपल लाइबिलिटी। ठीक है, मैं इसकी डबल एंट्री भी चलें लिख देता हूँ। इनकी डबल एंट्री भी है। डेबिट इसमें होता है एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस से आपका बढ़ाता है, बर्डन आपके ऊपर बढ़ा रहा है। ठीक है। और क्रेडिट इसमें हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी, जिसका नाम होता है एक्रूवल। एक्रूवल भी आप इसको लिख सकते हैं। ये इसकी एंट्री होती है, डबल एंट्री। ठीक है। अब आते हैं एक्रूड इनकम पे। एक्रूड इनकम जो है वो अदर साइड ऑफ द कॉइन है। ठीक है, कहानी का दूसरी साइड है ये। अब देखें, अगेन एक्रूड का क्या मतलब है? डिलेड। कोई भी ऐसी इनकम जो डिलेड हो उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। सही है। लेकिन कोई भी ऐसी इनकम जो डिले हो वो हमारी लाइबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बंदा कहीं काम करता है, ठीक है, तो उसको 30 डेज काम करने के बाद सैलरी मिल जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो थ्रू आउट जो है वो बेनिफिट्स तो दे देता है कंपनी को, लेकिन पेमेंट उसको आखिरी पॉइंट इन टाइम में जाके होती है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास डिलेड इनकम की, एक्रूड इनकम की। सही है। इवन प्रोजेक्ट में भी आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले पूरा कोर्स पढ़ाऊं और फोर्थ या फिफ्थ वीक में जब हमारा कोर्स खत्म हुए उसके बाद जाके आपसे फी पेमेंट लूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इसमें ये भी क्या ट्रीट होगा? एज एक्रूड इनकम, क्योंकि मेरे लिए एक डिलेड इनकम है, पहले बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे हैं उसके बाद इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये क्या होगा? एसेट होगा। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल रिसीवेबल भी है। हमने रिसीवेबल पढ़ा ना, जब भी क्रेडिट सेल होती है, उधार पे सेल होती है, तो क्या क्रिएट होता है? रिसीवेबल। और रिसीवेबल हमारा एसेट है। ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं पेमेंट का, ऑल दो गुड्स हमने डिलीवर कर दिए। सही है, एक सेकेंड। ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जाए, बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डिलेड इनकम। सही है। तो ये थी जी एक्रूड इनकम हमारे पास। इसकी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल एंट्री। डेबिट इसमें क्या क्रिएट होगा? एक एसेट होगा, डेबिट एसेट। और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, अ, इसकी एंट्री मैं एक दफ़ा कंफर्म करता हूँ, अभी बुक से हम देखते हैं ना, फिर इसका क्रेडिट मैं आपको कंफर्म करता हूँ। सही है। अभी हम आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम पे। डबल एंट्री वैसे याद करनी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये एक्सप्लेनेशन के लिए है यहाँ पे। इसकी ज़्यादा जो यूजेज है वो कहाँ पे आएगी? F3 वाले एग्जाम में आएगी, जो अगला एग्जाम है आपका। ठीक है, सही है। चलिए, अभी डिस्कस करते हैं प्रीपेड इनकम, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। अब देखें प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि अगेन वर्ड यहाँ पे प्रीपेड, ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया हो। सही है। तो ऐसा कोई खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया, ऑब्वियसली आपने पेमेंट तो कर दी है, अब आपको डर रहेगा कि क्या मुझे बेनिफिट्स कंज्यूम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये आपका एसेट होगा। जैसे परफेक्ट एग्जांपल इसकी ये है कि आप अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं। ठीक है, 100 रुपये 150 रुपये का बैलेंस करवाते हैं। ठीक है, क्रेडिट डलवाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होंगे ना, तो ये आपका एसेट है। एसेट का मतलब कि आपका एक कैश बैलेंस किसी सिम में पड़ा हुआ है, तो आप वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यही मतलब है इसका। सही है। ठीक है। तो ये है प्रीपेड एक्सपेंस। इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो होगी, पेमेंट इज मेड बिफोर बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड। ठीक है जी, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। ये पेमेंट आप पहले ही कर देते हैं बेनिफिट कंज्यूम करने से पहले। ठीक है जी। अब इसकी भी डबल एंट्री मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही समझने के लिए। ठीक है।
अब इसकी हमारे पास जो डबल एंट्री, हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक इसमें जनरल रूल ये है कि यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक्रूवल जो है ना वो हमेशा एक्सपेंस को इंक्रीज करेगा। ये आपने याद रखना है, एक्रूवल हमेशा एक्सपेंस को बढ़ाएगा क्योंकि एक तरह से बर्डन बढ़ा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन जो प्री पेमेंट है आपकी, वो हमेशा एक्सपेंस को डिक्रीज करेगी ऑलवेज। ठीक है, तो एक्रूवल एक्सपेंस को बढ़ाएगा, प्री पेमेंट हमेशा एक्सपेंस को डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो प्री पेड एक्सपेंस में क्या होगा हमारा, एक तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिट एक्सपेंस। ठीक है, और डेबिट पे हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट एसेट। सही है, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री है इसकी। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं इसकी वो भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं प्रीपेड इनकम की तरफ। प्रीपेड इनकम अगेन इसका क्या मतलब है, ऐसी कोई इनकम जो आपने पहले ही रिसीव कर लियो, अभी आपको बिलोंग वो ना करती हो, लेकिन आपने पहले रिसीव कर लियो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि आपने 15 मई को 1000 यूनिट्स जो है वो डिलीवर करने हैं एक प्रोडक्ट के, 1000 यूनिट। ठीक है, लेकिन कस्टमर साहब इतने अच्छे हैं, वो पेमेंट कब करते हैं, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमें पेमेंट मिल जाती है। सही है, तो आप देखें अप्रैल और मई, मतलब कि तकरीबन 45 डेज पहले हमें पेमेंट मिल गई है, जबकि अभी सामान तो 45 डेज बाद जाना है हमारा, 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो इस केस में हम इसको क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो हमें पेमेंट मिली है ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक्स्ट्रा बोझ है, बिला हो जाएगा। सही है, और क्योंकि ये बोझ है, हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम ऑलवेज एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। ठीक है, वो बात ठीक है, हमें कैश पहले मिल गया है, लेकिन वो कैश हमें बिलोंग नहीं करती, इट डज नॉट बिलोंग टू अस। वो हमारा एसेट नहीं है, उसको हम एसेट नहीं कह सकते, क्योंकि कस्टमर कभी भी, लेट से 5 अप्रैल 10 अप्रैल को, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, और हमें उसको पेमेंट कभी भी वापस रिटर्न करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम इसको एक लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इसका एक वर्ड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आगे जाके आएगा, अभी डिस्कस नहीं है। इसको हम कहते हैं डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का भी एग्जैक्टली प्रीपेड इनकम वाला ही मतलब होता है, क्योंकि डेफर्ड का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो हमें पहले मिल गई है, वो टास्क कभी हमने परफॉर्म नहीं किया। सही है, तो ये होती है प्रीपेड इनकम। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ, तो वो होगी, पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर बिफोर बेनिफिट्स आर डिलीवर। पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर बेनिफिट्स आर डिलीवर्ड, ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी भी अगर हम एक वो बनाएं, डबल एंट्री, तो क्रेडिट हम क्या करेंगे यहाँ पे, लाइबिलिटी। ठीक है, और डेबिट मेरे ख्याल है कैश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैश हमें उसी वक्त मिल जाती है, और लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से क्रिएट होगी, एज अ प्रीपेड इनकम। ठीक है, ये इसकी एंट्री हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, और इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल चलें, ये लिख ही दी है मैंने, ये डेफर्ड इनकम इसकी एग्जांपल। ओके, सही है जी। तो ये चार चीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, बेसिकली चैप्टर का मकसद जो है वो यही चार चीज़ें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा दो टी अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं। सही है, तो अभी तक आपको बात क्लियर है, कोई चीज़ कंफ्यूज तो नहीं कर रही, सारी चीज़ें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर है सर। ओके जी, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा अकाउंट्स पे, क्योंकि इसमें सिर्फ टी अकाउंट्स रह गए, और इसके अलावा इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। अब इसमें दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, क्योंकि हमने ऊपर दो चीज़ें पढ़ी हैं, आपको याद है। एक हमने एसेट, सॉरी एसेट कह रहा हूँ, एक हमने एक्सपेंस पढ़े हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ी है, इनकम पढ़ी है। तो एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट बनेगा, इनकम का एक अलग अकाउंट बनेगा। पहले मैं एक्सपेंस का यहाँ बना लेता हूँ। अब याद रखें, एक्सपेंस में हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस भी आ रहे हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो ओपनिंग बैलेंसेस है ना, और क्लोजिंग बैलेंसेस है, वो सब साइड पे आ रहे होते हैं। मज़े की बात ये है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों आ रहे हैं साइड पे। अब देखें, एक है हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस, एक है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस।
ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस का क्या मतलब था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप डिले कर रहे हो, और कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अगर आप डिले कर रहे हैं, एरियर्स में डाल रहे हैं, तो वो क्या ट्रीट होगा, लाइबिलिटी, ऑलवेज एज ए लाइबिलिटी। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि लाइबिलिटी का बैलेंस आपको पता है ओपनिंग जो है उसका क्रेडिट साइड पे आता है ना, तो एक्रूड एक्सपेंस का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है। अब दूसरी तरफ प्री पेड एक्सपेंस जो था वो हमारा एसेट था, ऊपर अभी हमने देखा है। तो प्री पेड एक्सपेंस का जो ओपनिंग है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है। और सिमिलरली इसका वही ट्रीट होगा जैसे हम क्लोजिंग बैलेंस को करते हैं, एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे, और प्री पेड का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो ये चार ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे क्रिएट हो गए। ये क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा हो सकता है चारों ही यूज़ हैं एक ही टाइम पे। सही है, सिर्फ आपको इसका ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए कि लाइबिलिटी किस साइड पे आती है, एसेट किस साइड पे आता है। अब इसके अंदर दो और चीज़ें हैं जो यहाँ पे आएंगी। सबसे पहले देखें एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, कैश पे कर रहे हैं हम लोग, कैश हम लोग किसी तरह का पे करेंगे। ठीक है। तो कैश पेमेंट की एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री आपको पता है। डेबिट हम करते हैं एक्सपेंस का अकाउंट, क्रेडिट हम करते हैं कैश, क्योंकि कैश रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा, कैश पेड, जितने अमाउंट का कैश हमने पे कर दिया, एक्चुअली जो कैश पे कर दिया वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। अब सारी एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, टोटल्स कैलकुलेट करने। ठीक है। और टोटल्स कैलकुलेट करने के बाद एक बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लेना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर होएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस जाएगा, इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये वाला जो एक्सपेंस है जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है आप लोगों ने, ये आपने कहाँ भी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस वाला फिगर होता है ये वहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सपेंस वाला अकाउंट, ये आपको समझ आइए, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। क्लियर है सर। ओके। जस्ट आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा है, डिलेड वाला, प्रीपेड वाला, एक्रूड वाला, जो सारी चीज़ें, एसेट कौन सा है, और अगर एसेट है तो किस साइड पे आ रहा है, लाइबिलिटी कौन सी है और अगर लाइबिलिटी है तो किस साइड पे आ रही है। अगर आपको ट्रीटमेंट सही तरह समझ आप जाते हैं तो फिर आपसे एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट ईजिली बन जाएगा। अभी जो नेक्स्ट हम अकाउंट देख रहे हैं वो इनकम का है, क्योंकि इनकम भी हमने दो तरह की पढ़ी है यहाँ पे। ये है जी इनकम का अकाउंट। ठीक है। अगेन इनकम एक्रूड भी हो सकती है, प्रीपेड भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है। इसका भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो चारों साइड पे आ रहा होगा। ठीक है। अब देखते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो डिले होके आ रही है, और ऐसी इनकम जो डिले होके मिल रही है उसकी परफेक्ट एग्जांपल क्या है, रिसीवेबल, जो क्रेडिट सेल पे बनता है। और रिसीवेबल क्या ट्रीट होता है, एज एसेट। तो एक्रूड इनकम हमेशा अपने एसेट ट्रीट करनी है। ठीक है। तो क्योंकि एसेट है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे आएगा, तो एक्रूड इनकम का जो ओपनिंग है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरे साइड पे हमने क्या पढ़ा, प्रीपेड इनकम, ऐसी इनकम जो हमें बिलोंग नहीं करती लेकिन वैसी पहले ही मिल गई है। ठीक है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, प्रीपेड इनकम, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। ठीक है जी। तो ये प्रीपेड इनकम होगी। सिमिलरली क्लोजिंग भी ऐसे ही इनके बना लें, प्रीपेड इनकम यहाँ आ जाएगा, एक्रूड इनकम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इनकम है इसमें हम क्या करते हैं, कैश पे नहीं करते, कैश रिसीव करते हैं। तो अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश रिसीव की क्या एंट्री होती है, डेबिट कैश, क्रेडिट इनकम, राइट, यही एंट्री होती है। और इनकम के अकाउंट में हम इसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट पे, क्योंकि ये हमने लिखा हुआ एंट्री है इसकी। ठीक है। तो कैश रिसीव्ड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश पेड एक्सपेंस वाले अकाउंट में हम डेबिट पे लिख रहे थे ये वाला। सही है। अब अगेन सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। ठीक है। और बैलेंस करने के बाद हमने यहाँ पे पी एंड एल वाला फिगर निकाल लेना है जो कि एज इनकम आएगा। पी एंड एल का इनकम, इनकम वाला फिगर आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने जो है अकाउंट्स में इंक्लूड करना होता है, ये हाईलाइटेड फिगर जो है। ठीक है जी, सही है, चीज़ क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है।
मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे सिंपल वे में आपको समझा दूं, क्योंकि बुक में काफ़ी अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बुक के ट्रीटमेंट से चलते हैं और उनके सवाल भी फिर काफ़ी गलत होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट इसका सबसे इजी है, सबसे इजीएस्ट है समझना। ठीक है। तो 2 पेजेस में मैंने आपको पूरा जो चैप्टर है वो समराइज कर दिया। इसके अलावा इसमें कोई और डिस्कशन नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है? जी सर, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ओके, अभी हम ऐसे करते हैं, तकरीबन 4 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 3-4 मिनट्स की। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, 10:41 पे हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सही है? ठीक है, रेडी हैं आप? स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट करें। ओके। अब सबसे पहले देखते हैं 179। ठीक है, इसके आई थिंक जो क्वेश्चंस हैं वो 179 से लेकर 207 तक हैं। कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं इसमें, ठीक है। अब 159 देखते हैं सबसे पहले। What amount should be included in Troy's statement of profit or loss for the year ended 31st December 16 for rental income?
अब सबसे पहले तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि सवाल इनकम का है एक्सपेंस का है। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेंटल इनकम है, क्योंकि रेंटल इनकम ढूंढने का कहा हुआ है यहाँ पे। सही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो डेट्स दी हुई हैं, और दोनों डेट्स में अब कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। ये आप देखें 31 दिसंबर 15 जो लिखा हुआ है ना, इसको आपने समझ जाना है कि ये ओपनिंग बैलेंस है ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये अर्लियर डेट है, ये शुरू वाली डेट है, तो इस वजह से ओपनिंग बैलेंस इसको हम कहेंगे। अब 31 दिसंबर 16 ये बाद वाली डेट है, लेटर डेट है ना, तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा। तो ये वाली जो अमाउंट्स हैं वो ओपनिंग की हैं, ये वाली अमाउंट्स क्लोजिंग की हैं। ठीक है जी। और टोटल जो इसने रेंट कैश रिसीव किया ना, वो ये लिखा हुआ है कि ही रिसीव टोटल कैश टोटलिंग 838,600 फ्रॉम टेनेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई सवाल की। सिर्फ हमने क्या करना है, P&L में इनकम वाली फिगर ढूंढनी है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम का अकाउंट बनाते हैं एक, और इसको सॉल्व करते हैं। ये है इनकम, 179 क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखें ओपनिंग कौन सा कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग कौन सा कहाँ पे जाएगा। अब देखें ये दोनों जो बैलेंसेस हैं ना, ये वाले ये ओपनिंग है, ये दोनों जो बैलेंसेस हैं क्लोजिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि इन अदर वर्ड्स इसको हम प्रीपेड इनकम कह सकते हैं। राइट, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो हमें पहले मिल गई है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। तो ये 102,600 जो है ये हमारी लाइबिलिटी होगी ना, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रीपेड इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ये 102,600 इसके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड वाला ओपनिंग बैलेंस क्या है, 42,300। ये है रेंट इन एरियर्स, मतलब कि ऐसी रेंट जो हमें डिले होके मिली है, मतलब कि एक्रूड इनकम है ये, हम कह सकते हैं इसको एक्रूड इनकम। ठीक है। तो 42,300 ये हमारा ओपनिंग यहाँ पे बच जाएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है। ठीक है। अब क्लोजिंग फिगर्स पे जरा आए। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 88,700, तो इसका जो क्लोजिंग है आपको पता है यहाँ डेबिट साइड पे आता है 88,700, क्योंकि ओपनिंग यहाँ लिखा था ना इसका, तो क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रेंट इन एरियस का क्लोजिंग कितना है, 48,400, तो ये भी यहाँ पे आ गया 48,400। ठीक है। अब अपने गौर से देखना है, एक सवाल में आगे जाके 5-6 सवाल कराने के बाद मैं आपसे भी एक सवाल कराऊंगा। ठीक है। वो फिर आपने मुझे सॉल्व करके देना है। अब देखें कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, कैश रिसीव्ड को हम कहाँ लिखते हैं, इनकम अकाउंट में इस साइड पे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड सवाल में लिखा हुआ है 838,600। ठीक है, ये देखें 838,600 का कैश आज तक हमें मिले। ओके। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का हमें क्या चाहिए, इनकम वाला फिगर, तो ढूंढ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले तो इनका टोटल करते हैं, जो क्रेडिट साइड है आई थिंक वो हैवी आ रही होगी। तो 838,600 प्लस 102,600 प्लस 48,400, तो ये आ रहा है 989,600, 989,600, और यहाँ भी 989,600। ठीक है। अब इसका डिफरेंस ढूंढ लेते हैं सिंपली, -88,700 -42,300, तो इसका जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना है, 858,600, और यही हमारा करेक्ट फिगर है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज ए इनकम जाएगा, 8,58,600। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 858,600। इस तरह के आपको एग्जाम में हो सकता है काफ़ी ब्लैंक्स भी आए। ब्लैंक्स जो है ना वो इनको कहते हैं, ये देखें जहाँ पे आपको ABCD ऑप्शन नहीं दी होती, ब्लैंक्स में ये होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, और आपको खुद ही आंसर जो है सर्टनली लिखना पड़ता है। इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सवाल क्लियर है आपको, ये हमने अकाउंट इसमें बनाया है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। वही जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हो यहाँ पे अप्लाई कर दिए हमने। जी सर, कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 180 ये देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ये पहले पढ़ते हैं, व्हाट फिगर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द बार्टलेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। अब अगेन ये जो सवाल है मुझे लग रहा है एक्सपेंस का सवाल है। कैसे लग रहा है ये देखें, डिटेल्स ऑफ बार्टलेट्स इंश्योरेंस पॉलिसी आर शोन बिलो। इसने जो प्रीमियम फॉर द ईयर है, देखें यहाँ पे दोनों लफ्ज आ रहे हैं पेड पेड, मतलब कि ये दोनों इसने पे किए हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस का सवाल है। ठीक है। अब देखिए होता ही है
कि जब हम फाइनल अकाउंट्स वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ फर्दर क्लियर हो जाएगी कि जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है उन 12 महीनों के लिए, ये ईयर एंड है ना, देखें ये लिखा हुआ है 30 जून 2016। तो ये जो फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ है, इस फॉर द ईयर एंडेड का जो एक्सपेंस होता है, जो ये वाला फिगर हम ढूंढते हैं, इनकम या एक्सपेंस P&L वाला, ये इसके अंदर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसका मकसद होता है। और जो स्टिल हमारे पास एक्सीड कर रहा होता है, बैलेंस स्टिल आगे जा रहा होता है, उसको हम फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ प्री पेमेंट डालते हैं या फिर एज अ एक्रूअल डालते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक डालते हैं। अब देखें ये सवाल कैसे होएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं। अब देखें, एक मैं आपको एक और मजीद टिप दे रहा हूँ। सवाल जो है ना वो दो मेथड से हो सकते हैं। ज़्यादा आसान वाला जो समझने वाला मेथड है ना, अगर आपको टी अकाउंट से कुछ चीज़ें स्टिल अनक्लियर हैं, तो इस सवाल में जाके वो सब क्लियर होने जा रही हैं, आपके जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि इस सवाल में मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट जो है टाइम लाइन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें ईयर एंड हमारे पास क्या है, 30 जून 2016। तो इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा, यहाँ पे एक ज़रा टाइम लाइन बनाते हैं हम। ये है जी क्वेश्चन 180, 30 जून 2016 ये ईयर एंड है। तो इसके एग्जैक्ट 12 महीने पहले साल शुरू हुआ होगा, राइट। कब शुरू हुआ होगा, 1 जुलाई 2015, राइट। तो ये 12 महीने बन जाते हैं, ऐसे ही है। ये हमारा क्या है, ये है ईयर एंड। ठीक है, अब देखें, पहला प्रीमियम उसने कब पे किया, April 15 के अंदर। और कितना पे किया, 10,800। और इसका टेन्योर कब तक था, इसकी मतलब मुद्दत कब खत्म हो रही थी, 31 मार्च 2016 तक। ठीक है, मतलब कि April 15 से March 2016 तक ये इसने पे किया। ये इस पीरियड का है, ये 10,800। सही है। फिर अगला अगर आप देखें 12,000, ये इसने कब पे किया है, April 16 में। ठीक है, और ये किस पीरियड का है, April 16 से लेके, ये देखें इसका ईयर एंड जो है ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मुद्दत इसकी कब खत्म हो रही है, March 17 में, 31 March 2017 को, राइट। ऐसे ही है। तो ये मैंने तीन अलग अलग टाइमलाइंस बना दी, एक तो ईयर एंड की बनाई है और एक इन दोनों की बनाई है जो ये पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना ये होता है, ये आपने गौर से बात सुनी है जो मैं भी करने जा रहा हूँ। देखना ये होता है कि जो पेमेंट हमारी इस ईयर एंड के अंदर आ रही है, वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट बनेगी ऑब्वियसली। और जो इससे एक्सीड कर रही है, जो स्टिल इससे बाहर जा रही है, डिपेंडिंग है वो एक्रूवल है प्री पेमेंट है, वो जो है रिकॉर्ड किस में होगी, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अब पहला हमारा जो मिशन है वो ये देखना है कि इसके, ये जो मैंने ईयर एंड की टाइमलाइन बनाई है, इसके अंदर कौन सी जो पेमेंट है वो आ रही है। सही है। अब देखें, हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जुलाई 2015। तो दैट मीन्स ये April 15 में तो नहीं शुरू हुआ होगा, ये तो बहुत पहले है, कहीं जाके यहाँ पे शुरू हुआ होगा, July 15, राइट। ऐसे ही है, यहाँ पे शुरू हुआ होगा और March 16 तक गया होगा ऑब्वियसली। कब तक जा रहे हैं, 30 जून 2016 तक ना। तो March 16 तो इसके अंदर आता ही आता है। सही है, तो इसका मतलब July 15 से लेकर March 16 तक ये 10,800 वाली पेमेंट इसके अंदर P&L में शामिल होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब जरा मंथ्स गिनते हैं, कितने मंथ्स थे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 मंथ्स हैं ये वाला जो पीरियड बन रहा है 9 मंथ्स का बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब 10,800 का 9/12 इंटू 9/12 करूँ, क्योंकि ये पूरे साल की है ना इनकम, फॉर द ईयर है, पूरे साल का एक्सपेंस है। तो 9/12 सर कितना बनता है, जी जी बताएं। सर वो ये जरा दोबारा समझाएं, ये जरा समझ नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ, नो इशू। देखिए देखिए, मैंने क्या किया कि सवाल में मैं यहाँ पे टी अकाउंट नहीं बना रहा, मैं आपको आसान इसका एक तरीका बता रहा हूँ जो समझने में आसान है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी लंबी है। लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ बहुत बेहतर आएगी टी अकाउंट से। ये जो मेथड है ये टाइम लाइन से बनाते हैं। ठीक है, एक टाइम लाइन मैंने किसकी बनाई, ईयर एंड की। ये मैंने ईयर एंड लिखा है। ईयर एंड देखें, सवाल में लिखा हुआ है कि 30 जून 2016 को खत्म हुआ। ठीक है, और 1 जुलाई 2015 को ही शुरू हुआ होगा, एग्जैक्टली 12 मंथ्स पहले, राइट। यहाँ तक तो एग्रीड हैं आप। सही है। अब ये दो पेमेंट्स इसने किया यहाँ पे, एक 10,800 की, एक 12,000 की। ये दोनों जो है ये ईयर एंड के साथ अलाइन नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, क्योंकि कहीं जाके इसने अप्रैल में किया है वो मार्च में खत्म हो रही है, फिर अगली भी April 16 में किया वो March 17 में खत्म हो रही है। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, इसको हमने अलाइन करना है, क्योंकि देखें एक्सपेंस फॉर द ईयर ही होता है ना, एक्सपेंस उस साल का ही होता है जिसका हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर अंदर जो हमारे पास अमाउंट्स आएंगी, जो इसके अंदर पेड होंगी, डेट्स को देखने के बाद जो इसके अंदर पेड होंगी वही तो एज एक्सपेंस डलेगा। ठीक है, और जो इससे बाहर जा रहा होगा, जो एक्सीड कर रहा होगा,
ईयर एंड के बाद, वो या तो एक्रूअल रिकॉर्ड होएगा या फिर प्री पेमेंट रिकॉर्ड होएगा, दोनों में से एक चीज़। ठीक है, लेकिन पहला हमारा स्टेप है कि हमने फाइंड करना है कि इस ईयर एंड के अंदर ये जो मैंने टाइम लाइन बनाई है इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, और उसको मैंने आपको समझाया कि देखें हमारा साल कब शुरू हो रहा है, 1 जुलाई को ना, लेकिन ये पेमेंट तो अप्रैल 15 में हुई है। ठीक है, तो जुलाई 15 से लेकर मार्च 16 तक हम इस पेमेंट के सिर्फ 9 मंथ्स लेंगे, जो कि इस 12 महीने का पार्ट बनेंगे। राइट, तो ये शुरू कब हुआ, 1 जुलाई से मार्च 16, चले हम कहते हैं यहाँ पे ख़त्म हुआ, मार्च 16 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पीरियड क्या बना, 10/800 का 9/12, मतलब 9 महीने यहाँ से कवर हो गए ये वाले सारे, ये 9 है। तो ऑब्वियसली पीछे कितने बचे होंगे, 12 मंथ्स होते हैं ना पूरे साल में, तो पीछे कितने बचे होंगे, 3, ऑब्वियसली 3 बचे होंगे। ठीक है, तो 10,800 का 9/12 हम यहाँ पे ले लेंगे, और बाकी 3 कहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि ये तो मार्च 16 को ख़त्म हो गया, ये देखें पहली पेमेंट का टेन्योर तो ख़त्म हो गया मार्च 16 को, तो बाकी 3 मंथ्स हम कहाँ से लेंगे, इस वाली पेमेंट से, अगली वाली से, ये वाली। ठीक है, तो बाकी 3 मंथ्स ऑब्वियसली हमारा साल यहाँ पे कब ख़त्म हो रहा है, 30 जून 16 को ना, तो ये यहाँ पे जाके 30 जून 16 बनेगा, जून 16, और यहाँ पे हमारी पेमेंट आके ख़त्म हो जाएगी, ये रिमेनिंग 3 मंथ्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों स्टेटमेंट लाइंस को, इन दोनों एक्सपेंस को हमने ईयर एंड के साथ मैच कर दिया, और टी अकाउंट में भी एग्जैक्टली हम यही चीज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी आसान अंदाज में। यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ था, तो इसीलिए हम टाइम लाइन बना के कर रहे हैं। तो जस्ट कहने का मकसद ये है कि आपको एग्जाम में दोनों मेथड से करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 9/12 यहाँ हो गया, तो इसका जो है क्या होगा, 12,000 का 3/12। ठीक है, 12,000 ही है ना, यस 12,000 है। तो इसका तो आंसर आया था 8,100, और इसका आएगा 3,000। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना बनता है, 11,100। तो इसका मतलब 11,100 का हमने एक्सपेंस फॉर द ईयर रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस तो हमारे पास आ गया 11,100 का। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो हमने सिर्फ 3 मंथ्स रिकॉर्ड किए हैं 12,000 के, इसके रिमेनिंग 9 मंथ्स का क्या होगा। तो वो उसका जवाब ये है कि इसके जो रिमेनिंग पीरियड बचा है, जो 9 पीरियड्स बचे हैं यहाँ पे, इसके बाद वाले जो बचे हैं वो क्या रिकॉर्ड होंगे, एज अ प्री पेमेंट। प्री पेमेंट कहने का क्या मकसद है, क्योंकि इसने पहले ही पे कर दिए हैं अप्रैल 16 में, साल शुरू होने से पहले ही पे कर दिया ना। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी, आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं पूरे साल की, आप पहले ही पेमेंट कर देते हैं आज ही, अब आज से अगले साल तक चलेगी ना वो। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, अप्रैल 16 में इसने पेमेंट की है, और वो मार्च 17 तक चलेगी। सही है, समझ रहे हैं बात आप, अभी आपको समझ आई है, क्लियर हुई है। जी सर। ओके, तो ये प्रिंसिपल हमने अप्लाई करना है, अगेन टी अकाउंट्स में भी ये था, उसमें भी ये था। तो इसका मतलब 12,000 का 12,000 का जो 9/12 है, जो पीछे बच रहा है, जो एक्सीड कर रहा है, ये बनता है 9,000। ठीक है, तो 9,000 हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एज अ प्री पेमेंट। ठीक है, क्योंकि पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, उस प्री पेमेंट में से क्या हुआ है, 3,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, और 9,000 एसेट रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि नेक्स्ट 9 मंथ्स तक हमें फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है। और मैंने अभी आपको बताया प्री पेमेंट एक्सपेंस रिड्यूस करता है, रिड्यूस क्यों करता है, उसका जवाब ये है, क्योंकि हम पहले पे कर चुके होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पे लिंक हुई हैं। ओके, तो इसका आंसर इस हिसाब से सही क्या बन रहा है, प्रॉफिट और लॉस में 11,100 जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, 11,100 एक्सपेंस जाएगा, और 9,000 की प्री पेमेंट जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेमेंट हम बेसिकली पहले कर चुके हैं सारी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। ठीक है जी, सही है, समझ आइए आपको यहाँ तक। जी सर, क्लियर है। ओके, अब एक दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक सवाल हो सकता है यहाँ पे करने के लिए दूँ, फिर जो उसके अलावा सवाल है वो आपने होमवर्क करने हैं। ठीक है, अब 181 देखते हैं, नेक्स्ट वाला, ये भी वैसे ही सवाल है। व्हाट अमाउंट्स फॉर रेंट शुड अपीयर इन वाइन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2016। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ, ये है क्वेश्चन 181। अब देखें इसका जो पीरियड खत्म हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 जनवरी 16, राइट। अब ये शुरू कब हुआ होगा, शुरू हुआ होगा ये
1 फरवरी 15 को, राइट। यही हमारे 12 मंथ्स बन रहे हैं ईयर एंड के, सही है। अब देखें, वाइन सबलेट्स पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस अकोमोडेशन, द रेंट इज रिसीव्ड, मतलब कि किसका सवाल है, एक्सपेंस का नहीं, इनकम का सवाल है। ठीक है, रेंट इज रिसीव्ड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो इसको पूरे साल की जो इनकम मिलती है वो 3 3 महीने बाद मिलती है क्वार्टरली बेसिस पे। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये लिखी हुई है आपके सामने, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। ठीक है। अब एनुअल रेंट हैज़ बीन 24,000 फॉर सम ईयर्स। अभी ओरिजिनली वो 24,000 है, एनुअल रेंट है ये, क्वार्टरली नहीं है। बट इट वॉज इंक्रीज टू 30,000 फ्रॉम 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 से वो इंक्रीज होके 30,000 होगी। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड दें। अच्छा सॉरी, एक कॉल आ गई थी, बंद हो गया। चलें कंटिन्यू करते हैं। तो ये चार हमारे पास टाइम पीरियड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट और लॉस का भी बताना है, फाइनेंशियल पोजीशन का भी बताना है। ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं जो मैंने ईयर एंड की टाइमलाइन बनाई है, इसके अंदर ये कौन कौन से हमारे पास जो चार हमारे पास पीरियड हैं, क्वार्टर्स हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सही है, देखते हैं। अब 1 जनवरी तो इसमें इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है आएगा, क्योंकि वो तो गुजर गया हुआ है। ठीक है। तो शुरू कहाँ से होएगा, 1 फरवरी 15 के बाद 1 अप्रैल इसमें आएगा। ठीक है, अप्रैल आएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वार्टर था, जुलाई आएगा इसमें। 1 अप्रैल को पेमेंट होएगी, फिर जुलाई को होएगी। ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर में होएगी यहाँ पे जाके। ठीक है। और फिर जाके हमारा जनवरी आएगा, 1 जनवरी। तो ये हमारा कुछ ट्रीटमेंट है किस चीज़ का, इसकी टाइमलाइन का। अब यहाँ पे ज़रा इनकम का अकाउंट बनाते हैं और फिर जाके कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये है इनकम। ठीक है, अब देखेंगे ये किस तरह होता है। सबसे पहले हमने देखना है कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, और मेरा ख्याल है यहाँ पे बन रहा है। किस तरह बन रहा है, क्योंकि देखें, इसको 1 जनवरी को पहली पेमेंट रिसीव हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इन चार टाइम पीरियड्स में इनको मिलती है। ठीक है। अब 1 जनवरी को अगर पहली पेमेंट रिसीव हुई है, तो इसका मतलब कि साल तुम्हारा 1 फरवरी को शुरू हो रहा है, सही है। तो देखें, जो 1 जनवरी को पेमेंट मिली होगी, समझे यहाँ पे मिली है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 महीने बन रहे हैं, लेकिन बीच में तो ईयर का स्टार्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 जनवरी से 1 फेब तक ये वाली एज ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। और ये वाली जो है, ये रिमेनिंग 2 महीने, 1 महीने की ये होगी, और बाकी 2 महीने की हम नॉर्मल एज अ पेमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। तो होगा ये देखें, ओपनिंग हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्वार्टरली इन एडवांस है ना, मतलब कि प्रीपेड इनकम हमें मिल रही है, एडवांस में मिल रही है। तो प्रीपेड इनकम क्या होता था, लाइबिलिटी होती थी। तो ओपनिंग हम इसका क्रिएट कर देंगे। कितनी अमाउंट से आप देखें, हमारे पास 24,000 है ना। तो इसको पहले हम क्वार्टर में कन्वर्ट करते हैं, 24,000 इंटू 3/12। ठीक है, ये साल की है ना हमारे पास, मैं इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करूँ, 24,000 इंटू 3/12, तो ये आती है 6,000। अब ये 6,000 किसकी है, 3 मंथ्स की है। ठीक है। मतलब कि एक महीने की कितनी बनती है, 2 2 हज़ार, मतलब 2 2 2 बन के 6 बन जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग बैलेंस आया होगा एक महीने का, 1 जनवरी से 1 फेब तक, वो कितना आया होगा, 2,000। ठीक है, यहाँ तक एग्रीड है आप। 2,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया, क्योंकि मैंने क्या किया, 6,000 इंटू 1/3, तो ये आता है 2,000। एक महीने का हमारा ओपनिंग बन गया है यहाँ पे। अब जो कैश पेमेंट्स हैं, जो कैश सॉरी रिसीट्स हैं, आपको याद होंगी। कैश रिसीट्स कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पे। ठीक है। अब कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें मिली होगी, अ, हम कह लेते हैं 1 जनवरी को ही चलें, कह लेते हैं। एक सेकंड। अच्छा, अब देखें, 1 जनवरी को हमें कितनी मिली होगी, 6,000 नहीं मिली होगी, 4,000 मिली होगी, क्योंकि 2,000 हम ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है। तो एक्चुअल कैश हमें कितना मिला होगा, 4,000। ठीक है। फिर अब नॉर्मल रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को कितनी मिली होगी, 6,000, वही जो हमने क्वार्टरली निकाली है। ठीक है।
फिर 1 अक्टूबर को कितनी निकली होगी? अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जुलाई के बाद जो है, तो एक्चुअली ये जो यहाँ जुलाई आएगा ना, ये मैंने अप्रैल के बाद जुलाई लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद जो हमारी एनुअल है वो कितनी होगी? 30,000। तो पहले 24 थी, अब 30 हो गई है। तो 30,000 का अब 3/12 हम कर लेंगे। ठीक है। 30,000 इंटू 3/12, तो ये आता है 7,500। तो अब से हमें रेंट 6,000 नहीं मिलेगी, अब से हमें रेंट 7,500 मिलेगी। ठीक है। अब देखें 7,500, और आखिरी भी हमारे पास रहता है, यस, 1 जनवरी को भी मिली होगी हमें फिर से, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 अक्टूबर को 7,500। ठीक है। इसी अकाउंट को यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही है, ये मैं ज़रा सही तरह लिख दूँ। 1 अक्टूबर 7,500। ठीक है। और स्टिल हमें 1 जनवरी को मिली होगी, क्योंकि हमारा साल जो ख़त्म हो रहा है 31 जनवरी को हो रहा है। तो 1 जनवरी की पेमेंट तो फिर भी मिली होगी हमें। सही है। तो हम क्या करेंगे, 7,500 यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमारे क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे बना होगा। क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्योंकि देखिए यहाँ 1 जनवरी को हमने पेमेंट की, पेमेंट में मिली 7,500। ये 3 महीनों की है, मतलब ये कहाँ खत्म हो रही है? अप्रैल में, 1 अप्रैल को जाके खत्म हो रही है। सही है, मतलब ये किन महीनों की है? जनवरी, फरवरी और मार्च की, इन 3 महीनों की है। लेकिन साल तो हमारा 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये इस एक महीने की जो है, 1 जनवरी से 31 जनवरी की, ये हम इसके अंदर एज ए इनकम लाएंगे। और जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो रिमेनिंग 2 मंथ्स का बन जाएगा यहाँ पे। जो जनवरी फरवरी का और मार्च का है हमारे पास 2 मंथ्स का, वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉलो करें आप मुझे अभी तक? समझ आ रही है बात आपको? जी सर। ओके, तो 7,500 का हमारे पास 2/3 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये आता है जी 5,000, 5,000। ठीक है, तो क्लोजिंग आ गया हमारे पास 5,000। अब इसका एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आप P&L वाला फिगर ना भी निकालना चाहें, तो इसका एक आसान तरीका है कि ये तमाम हमें जो पेमेंट्स मिली हैं ये हमारी कैश रिसीव्ड है ना, और यही बेसिकली इनकम में जाएंगे हमारी एक तरह से। ठीक है। तो हम करेंगे ये कि इसका पहले टोटल करते हैं। 4,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 प्लस 7,500। अच्छा, एक सेकेंड, फिर से ज़रा करते हैं, सही तरह नहीं हुआ। 10,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500 प्लस 7,500। अच्छा जी, अब देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ कोई मिस्टेक हुई है, ज़रा चेक करता हूँ। सर ओपनिंग बैलेंस भी काउंट कर रहे हैं ना? जी जी, वो भी मैं कर रहा हूँ, बट आई थिंक ओपनिंग जो है वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वही शायद मिस्टेक हुई है। प्लस 7,500 सही है, और -5,000। यस, तो ये इस तरह सही आ रहा है। इसका ज़रा आंसर चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 181, एक सेकेंड। अच्छा, इसने यहाँ पे ना दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। इसने क्या किया है कि 24,000 के में से 5 महीने लिए और 30,000 में से 7 महीने लिए, तो ये पूरे 12 बन गए। बट देखते हैं, इस तरह भी वैसे आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन 7,500 पेड ऑन 1 जनवरी, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5,000 है जो हमने सही निकाला है यहाँ पे। ओपनिंग का जो है ना थोड़ा सा इशू बन रहा है।
यस। अच्छा, इसको एक काम करें, अभी इसको ना यहीं तक समझें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को मजीद ना। अभी हम एक और सवाल कर लेते हैं, इससे अगला वाला, और उसको डिस्कस करते हैं। फिर इसकी जो इशू है मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जब अभी ऐसा करें कि 182 को भी छोड़ दें, ये भी मैं इसके साथ ही करवा दूंगा, क्योंकि ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और अभी हम आते हैं 183 पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। व्हाट इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 30th नवंबर 20x0। देख लेते हैं। ऑन 1 मई 2010 ए पेज रेंट बिल ऑफ 1800 फॉर द पीरियड टू 30th अप्रैल 2011। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखें ये बेसिकली पे किसका कर रहा है। अगेन हमने क्या करना है यहाँ पे, दो टाइम लाइन्स बनानी है, ठीक है। तो ये है जी सवाल 180, कौन सा था, 183, ठीक है। अब देखें ये है ईयर एंड की टाइमलाइन, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी। अब ईयर उसका एंड कब हो रहा है, 30th नवंबर 2010 को, 30th नवंबर 10। तो ये शुरू कब हुआ होगा, ये शुरू हुआ होगा 1 दिसंबर 09 को, राइट। ये हमने ईयर एंड की बना ली टाइमलाइन। अभी जो पेमेंट कर रहा है, ये फॉर द पीरियड टू कब कर रहा है, 30th अप्रैल 11। तो इसका मतलब ये पेमेंट शुरू कब हुई होगी, 12 महीने पहले ना। तो 1 मई 10 इसको शुरू हुई होगी है, राइट। तो इसका मतलब यही हमने कहाँ पे मैच करनी है, ये हमने ईयर एंड के साथ मैच करनी है। इसका मतलब 1 मई 10 जाके तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा, May 10, राइट। और ये कब तक जाएगा, 30th नवंबर तक। इसके बाद तक नहीं जा सकता, 30th अप्रैल 11 तक नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा साल एंड हो रहा है 30th नवंबर 10, ठीक है। तो यही वाला जो पीरियड है ये हम रिकॉर्ड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। तो होगा ये कि पहले हम महीने गिन लेते हैं इसके कितने। तो एक सेकेंड। अच्छा, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 31 मई है, ये क्या चीज़ है ये, 1 मई है, यस। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, ये 7 मंथ्स बन रहे हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो पेमेंट हमने किया 1800 की, ये ओनली 7 मंथ्स जो है हमारी ईयर एंड के अंदर आ रही है। तो 1800 इंटू 7/12, ये हम किस में रिकॉर्ड कर देंगे, 1800 इंटू 7/12। तो ये हो जाएगा 1050, 1050। ये हमारा एक्सपेंस बन गया, ठीक है। और व्हाट अबाउट रिमेनिंग अमाउंट, जो 5 महीने स्टिल बचे हैं, वो क्या रिकॉर्ड हो जाएंगे, एज प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हम पहले ही पे कर चुके हैं सारा। इंटू फाइव बाई सेवन ट्वेल्व फिफ्टी तो ये आ गया 750 का, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, देख लेते हैं, ये पहले ही पे किया था ना इसने, ऑन 1 मई 10, यस, 1 मई 10 को इसने पे किया फॉर द पीरियड टू 30th अप्रैल 2011। दैट मीन्स ये प्रीपेड एक्सपेंस है। और इसका जो 1050 है वो तो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा साल के अंदर। लेकिन 750 स्टिल ऐसा है जो हमने स्टिल पे किया हुआ है, जो इससे भी जाके एक्सीड करे ईयर एंड से, ठीक है। तो इसका जो सही सवाल होगा वो आई थिंक सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए बन रहा है, आई थिंक, यस यही है। 1050 चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस, और प्री पेमेंट ऑफ 750 इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। जो फाइनेंशियल पोजीशन में होते हैं हमेशा हम क्लोजिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं इसके, ठीक है जी। तो ये हमने इसके सवाल भी कर लिए हैं, काफ़ी डिस्कस। रिमेनिंग सवाल आप ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अगर आपको समझ आ गए तो ठीक है, वरना हम इनको